ये कहानी सुंदर, सुशील, समझदार लड़की दीपा की है। दीपा एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो राजीव से शादी कर अपने ससुराल आई थी। दीपा बहुत खूबसूरत थी। दीपा की खूबसूरती को सारे लोग देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं, अरे सावित्री बहन, बहू तो तुमने सुंदर पाई है। हाँ, बहू तो आ गई। अब देखना ये है कि इसे घर चलाना आता भी है या नहीं। बस साज सज्जा ही सीखी है। माँ जी, अगर घर रिश्तों से चलता है तो मैं सीखने को तैयार हूँ। अरे दीपा, धीरे बोलो, माँ जी सुन लेंगी तो फिर से बरस पड़ेंगी। दीपा इतना कहकर शांत हो जाती है। अगले दिन दीपा का रसोई में पहला दिन होता है। दीपा रसोई में सब्जी काट रही थी, तभी वहाँ सावित्री आ जाती है। अरे, किताबों से ज्यादा वक्त अगर तूने चूल्हे को दिया होता ना, तो आलू के टुकड़े की जगह आज लुगदी ना बनते ये। चूल्हा जलाना सीखा है माँ जी, लेकिन रिश्ते चलाने का हुनर किताबों से ही आया है। अच्छा, अब मुझे रिश्ते चलाना सिखाएगी तू? बहुत ही ज्ञान देने लगी है। शादी को अभी एक दिन नहीं हुआ और इतना ज्ञान। मैं ज्ञान नहीं सिखा रही हूँ माँ जी, बस सच बोल रही हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तू बहुत ही सच बोलने वाली है। चूल्हा जलाना सीख ले पहले, बाद में रिश्ते चलाना, क्योंकि यही तेरी बस की बात नहीं है। माँ जी, मैं चूल्हा जलाना भी सीखूंगी और रिश्ते चलाना भी। तभी वहाँ दीपा की ननंद नीलम आ जाती है। ओ, बहू तो शेरनी निकली माँ। अरे देख नहीं रही हो बेटा, कितनी जबान चल रही है इसकी। पढ़ी लिखी बहू है, जबान तो चलेगी ही ना। इतना कहकर नीलम और नीलम की माँ वहाँ से चली जाती हैं और इधर दीपा मन ही मन खुश होकर बात करती है। रिश्ते चावल और पानी की तरह होते हैं। अगर धैर्य से पकाओ तो उससे खिचड़ी भी बन जाती है और उसमें मिठास भी होती है, और आगे चलकर ऐसा ही होगा। इधर नीलम अपने कमरे में उदास बैठी होती है। तभी दीपा अपनी ननंद नीलम के लिए पानी लेकर आती है और नीलम की पीड़ा देखकर बहुत दुखी हो जाती है और उसे समझाने के लिए उसके पास बैठ जाती है। मुझे पता है नीलम, तुम्हारा रिश्ता टूट गया है, इसलिए तुम बहुत दुखी हो। पता है नीलम, जब रिश्ते टूटते हैं ना तो शोर नहीं होता, बस दिल में गूंज रह जाती है। सब मुझे ही दोष देते हैं भाभी। उन्होंने मुझको मारा पीटा, पर सबको वही सही लगते हैं। नीलम, तू टूटी नहीं है, तू मजबूत हुई है। और जब एक औरत खुद से प्यार करना सीख जाती है तो दुनिया झुकती है। भाभी, नीलम, अब ये उदासी छोड़ो और चलो अब खाना खाओ। ठीक है भाभी। इधर सब साथ बैठकर खाना ही खा रहे थे। तभी दीपा अपने देवर रवि से कहती है, भैया, जॉब करना गुनाह नहीं है, खाली बैठना गुनाह है। ओ, अब तो मुझे रास्ता दिखाएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तेरे जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, और तेरे जैसे लोग घर में टांग अड़ाने ही आए होते हैं बस। मैं टांग नहीं, नींव बनाना चाहती हूँ, और कोई भी घर तब तक नहीं टिकता जब तक उसे सब लोग सहारा ना दें। रवि सही कह रहा है, तू अपने दायरे में रह बहू। सावित्री की ये बात सुनकर दीपा शांत हो जाती है। वह कुछ भी नहीं बोलती। इधर दीपा अपने कमरे में बैठी होती है और उधर राजीव अपना फोन चला रहा था। तभी दीपा गुस्से में राजीव से कहती है, पता है, जब कोई बात नहीं करता तब सबसे ज्यादा दर्द होता है। मैं टकराव नहीं चाहता दीपा, इसलिए चुप रहता हूँ। पर चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा टकराव बन जाती है राजीव। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पर मैं अकेली क्यों हूँ? सोचा है तुमने? मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ। तुम अगर कुछ बोलो तो मुझे भी लगे कि तुम मेरे साथ हो, पर तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। दीपा, अब शांत भी हो जाओ। बस आप यही कहते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? दीपा, तुम शांत हो जाओ बस। अगले दिन दीपा नहा धोकर मंदिर जाती है और इधर राजीव किसी काम से शहर। दीपा मंदिर जा रही थी और थोड़ा मन ही मन परेशान भी थी। तभी मंदिर के पुजारी कहते हैं, अरे, क्या हुआ बेटा?
कुछ नहीं पंडित जी, बस ऐसे ही। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। फिर दीपा अपनी परेशानी पंडित जी को बताती है। तभी पंडित जी दीपा को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, जिस दीपक की लौ अंदर से शांत हो, उसे बाहर की हवा भी नहीं बुझा सकती। पंडित जी हर रोज लगता है अब टूट जाऊंगी, लेकिन टूटने वाले लोग नहीं आते मंदिर में बेटी, यहाँ तो वही आते हैं जो फिर से जुड़ने का हौसला रखते हैं। पंडित जी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे शांति मिल जाती है और आपकी बातों से हौसला। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। ओह, आजकल ये मंदिर भी जाने लगी है क्या माँ? हाँ बेटा। अच्छा है, अब तो ये हमें सिखाएगी कि घर कैसे चलाना है। अरे बेटा बहुत बोलने लगी है आजकल। पहले की बहुएं चुपचाप काम करती थीं, इतनी जुबान नहीं चलाती थीं। माँ जी चुप रहती तो आज ये परिवार मौन से बिखर जाता। मैंने रिश्तों की दरारों को आवाज दी है ताकि सभी लोग सुने। हम अब भी एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। थोड़ा समय बीतता है, अब सावित्री बीमार पड़ जाती है और इधर दीपा सावित्री की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। वो अपने सास की मन लगाकर सेवा करती है। तभी सावित्री कहती है, तू फिर भी मेरी देखभाल कर रही है, जबकि मैंने तुझे कभी अपनाया ही नहीं। मैं रिश्ते निभाती हूँ माँ जी, हिसाब नहीं। और आप मेरी सास हैं और सास कभी पराई नहीं होती, सिर्फ माँ का दूसरा रूप होती है। इतना कहकर दीपा अब वहाँ से चली जाती है। इतना सुनकर सावित्री थोड़ा भावुक होती है, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। कुछ टाइम बाद अब रवि दीपा की नौकरी का राज खोलता है। पता है माँ आपको, आजकल कमरे में छुप छुप कर कमाई की जा रही है। ओह, अब तो बहुएं मर्दों के बराबर चलने लगी हैं क्या? मैं कमाई नहीं कर रही हूँ माँ जी, बस ज्ञान बांट रही हूँ और इससे घर की इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं। तभी वहाँ नीलम आ जाती है। दुनिया की बहुएं अगर ऐसी हों तो बस घर में रोशनी भर जाए। नीलम आज तुमने ये बात बोलकर मेरा साथ दिया है, अब देखना आगे सब अच्छा ही होगा। फिर दीपा नीलम को समझाती है, क्या तुम भी नौकरी करना चाहोगी? अकेली खाली बैठी रहती हो, इसीलिए और दुखी रहती हो। अगर कुछ करोगी तो तुम्हारे अंदर हौसला भी आएगा और तुमको अच्छा भी लगेगा। बोलो। हाँ भाभी, आप शायद ठीक कह रही हैं, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। और फिर दीपा नीलम को एक लैपटॉप देती है और कहती है, नीलम ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, ये तुम्हारी नई शुरुआत का दरवाजा है। भाभी पहले कभी किसी ने आज तक मुझे इतनी उम्मीद से नहीं देखा जितना कि आप देख रही हैं। नीलम जब एक औरत दूसरी औरत का हाथ थामती है तो पूरी पीढ़ियां बदल जाती हैं। अब तुम मन लगाकर काम करो। ठीक है भाभी, आजकल आप ही तो मुझे सहारा दे रही हैं, वरना मैं तो अपने जीवन में दुखी ही थी। अब इधर गांव की सारी औरतें दीपा को सम्मानित करने के लिए दीपा के घर के बाहर एक मंच तैयार करती हैं और फिर दीपा और दीपा के सारे परिवार वाले वहां पर इकट्ठा होते हैं। दीपा जैसे ही मंच चढ़ती है तभी उसकी सास सावित्री कहती है, असली बहुएं तो घर संभालती हैं, मंच नहीं चढ़ती, ये सब तो दिखावा है। सावित्री की ये बात सुन गांव की सारी औरतें थोड़ा सहम जाती हैं। दीपा भी थोड़ा रुकती है और फिर बोलती है, अगर बहुओं को मंच से नीचे खींचा जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां मंच तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी। माँ जी, अगर आप मेरी कामयाबी में अपनी परछाई देखेंगी तो ये मेरी नहीं आपकी जीत होगी। अब वहाँ भीड़ में तालियों की गूंज होती है। सावित्री चुप हो जाती है। अब सावित्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। अब समय बीतता है और राजीव 6 महीने बाद घर वापस लौटता है और फिर सब लोग हॉल में एक साथ बैठे हुए थे। सब कुछ देखकर राजीव दीपा से कहता है, दीपा, मैं सोच रहा था तुम संभाल नहीं पाओगी, लेकिन यहाँ तो घर महक रहा है। मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया राजीव, मैंने जिम्मेदारियों का साथ थामा है, क्योंकि घर सिर्फ दीवारों से नहीं लोगों से बनता है। और फिर सावित्री अपना पछतावा करते हुए बोलती है, और एक औरत से जो सब जोड़ कर रखती है, और वो भी
बिना शोर मचाए। इतना कहकर सावित्री अपने कमरे में चली जाती है। दीपा उसके पीछे पीछे आती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। बहुत गलतियां की मैंने, तुझ में हमेशा कमी खोजी। तू बहू नहीं, बेटी थी और मैं कभी माँ बन ही नहीं सकी। मुझे माफ कर दो बेटा। तभी दीपा कहती है, माँ जी, माँ बनने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता, प्यार ही काफी होता है। और आज आपने मुझे वो दिया है, तो मैं भी आपकी बेटी हूँ। अब पूरा परिवार एकजुट होता है और घर में पंडित जी भी आए हुए थे। और फिर दीपा सभी के सामने कहती है, हम सब एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दिलों में अलग अलग कमरे बना रखे हैं। आइए इन कमरों को जोड़ें और एक छत, एक थाली, एक मन। दीपा की ये बात सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बेटी, तुमने वो कर दिखाया जो हम प्रवचन में भी नहीं कर पाते हैं। घर की लक्ष्मी वही है जो मंदिर के दीपक जैसी हो, सबको रोशन करे और खुद चले। बहू ऐसी ही होनी चाहिए जैसी तुम हो। अब दीपा अपने स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार करती है। बेटा, ये कंप्यूटर सिर्फ स्क्रीन नहीं, तुम्हारा भविष्य है। जो आज तुम सीखोगी, कल वो तुम्हारी उड़ान बनेगा। दीदी, आप पढ़ाने क्यों आती हैं? क्योंकि जब कोई एक लड़की आगे बढ़ती है तो पूरा समाज रोशनी में आता है। अब नीलम अपना इंटरव्यू देती है। नीलम जी, आपका आत्मविश्वास और ज्ञान देखकर लगता नहीं कि आप गांव से हैं। क्योंकि मेरी भाभी ने मुझे सिखाया है कि औरत सिर्फ पहनावे से नहीं, सोच से पहचानी जाती है। आपकी भाभी ने आपको अच्छी सीख दी है। हाँ सर, मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। नीलम, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? अच्छा गया। अब मैं खुद को कमजोर नहीं समझती भाभी, क्योंकि आपने मुझे मेरा हक दिलवाया है। अच्छी सोच है, ऐसी ही सोच रखना। अब चलो। हाँ भाभी, चलिए। अब नीलम को नौकरी मिल गई थी। सब घर में एक साथ बैठे हुए थे और वो भी खुश होकर। और इधर रवि अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आता है। माँ, रवि भैया इंटरव्यू देने गए हैं, पता नहीं कैसा जाएगा। मैं फोन करके पूछती हूँ। हाँ बेटा, पूछो। भैया, ठीक हो आप? हाँ भाभी। देखो, डरना मत और ये सोचना कि जो तुमसे बेहतर नहीं है, आज वो भी नौकरी में है। तुम सिर्फ एक मौका दूर हो खुद को साबित करने के लिए। ठीक है भाभी। रवि भाभी की ये बात सुनकर हौसले से भर जाता है। माँ जी, आप देखना, रवि भैया को जॉब जरूर मिलेगी। हाँ बहू, जिसके पास तुम जैसी भाभी हो हौसला देने के लिए, तो भला उसको क्यों नहीं मिलेगी। माँ जी, घर में सब अच्छा है, बस रवि भैया की ही जॉब नहीं है। मैं सोच रही हूँ अगर उनको कोई अच्छी जॉब मिल जाती तो अच्छा रहेगा। हाँ बेटा, सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है और तुम्हारी सोच के कारण ही बेटा आज ये घर महक रहा है। अब रवि घर वापस आता है। क्या हुआ भैया? भाभी, मुझे जॉब मिल गई है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ जी, सुन रही हैं आप? हाँ बहू, सुन रही हूँ ना, मैं भी सुन रही हूँ। नीलम भाभी, बहुत खुशी की बात है ये तो। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा, लेकिन आज आपने मुझे खुद से मिलाया है। सही कह रही थी आप। ये सब छोड़ो, बस अब ये देखो कि हमारा परिवार कितना खुश है। और ये सब आपकी वजह से हुआ है भाभी। नहीं, सिर्फ मेरी वजह से नहीं, हम सबकी वजह से। आप लोगों ने भी तो मेरी बात को समझा है। अगर आप नहीं समझते तो ये सब कैसे संभव होता। बेटा, तुम्हारे अंदर यही सबसे बड़ा गुण है। तुम करती बहुत ज्यादा हो और मानती बहुत कम हो। अगले दिन गांव के प्रधान गांव वालों को इकट्ठा कर दीपा के खिलाफ खड़े होते हैं और बोलते हैं, हमारी गांव की बहू इंटरनेट पर पढ़ा रही है, लड़कियों को उकसा रही है, ये परंपरा के खिलाफ है। तभी वहां पर सावित्री आ जाती है और बोलती है, अगर परंपरा में औरत को पीछे रखने की जिद है तो ऐसी परंपरा को बदलने वाली मेरी बहू है और मैं उस पर गर्व करती हूँ। अभी तक तो मैं अपनी बहू के साथ नहीं थी, लेकिन अब मैं अपनी बहू के साथ हूँ। सावित्री की ये बात सुनकर सभी गांव वाले
चुप हो जाते हैं और दीपा ये सुनकर बहुत खुश होती है। और फिर दीपा एक महिला सभा आयोजित करती है। हम सब ने चुप रहकर बहुत कुछ सहा है, अब समय है बोलने का, बदलने का। तुम लोग बोलो और आवाज उठाओ। तभी सावित्री कहती है, अगर एक दीपा जलती है तो एक गांव रोशन होता है, अगर सभी दीपा जलेंगी तो सभी जगह रोशनी से भर जाएगी। आप सही कह रही हैं, अब हमारी बेटियां डरेंगी नहीं, आगे बढ़ेंगी। मैं कोई देवी नहीं, ना ही कोई महान स्त्री, बस एक औरत हूँ जो टूटती रही और हर बार जुड़ती रही। मैंने सीखा सास हो या समाज, बदलाव डर से नहीं साहस से आता है। आज मैं उड़ रही हूँ और ये मेरी उड़ान अधूरी नहीं है। ये उड़ान हर उस बहू की है जो खुद को सिर्फ चूल्हे तक सीमित नहीं मानती।